हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक से अपनी पढ़ाई को जारी कर पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में हमारा विषय जो चल रहा है आपका, तो उसमें आपका विषय चल रहा है पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास। तो पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास से संबंधित हमारा एक चैप्टर चल रहा था। तो यहाँ पर हम उसके विकास से संबंधित सिद्धांतों को हम लोग देख रहे थे। तो जो हमने कल के सिद्धांत पढ़े थे, कांट का सिद्धांत और लाप्लास का सिद्धांत, उस पर आप लोगों का काफ़ी ठीक ठाक रिव्यू है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो सिद्धांत हुए हमारे, आज के सिद्धांतों को हम भी दो प्रकार के जो दो सिद्धांत हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। जो पिछले दो सिद्धांत हुए थे हमारे और अन्य जो सिद्धांत हमारे थे वो अद्वैतवादी सिद्धांत हुआ करते थे। मतलब एक ही पिंड पर, एक ही वस्तु पर, एक ही कहीं न कहीं पदार्थ पर आधारित सिद्धांत थे, वो अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाते थे, मतलब सिंगल। और आज के जो सिद्धांत हैं आपके, वो डुअलिस्टिक प्रोसेस पर आधारित हैं, अर्थात द्वैतवादी संकल्पना पर आधारित हैं। एक्चुअली बात यह है, जो आपका डुअलिस्टिक जो हाइपोथेसिस है, मतलब द्वैतवादी परिकल्पना है, तो इस पर लोगों का विचार मत इसलिए आया क्योंकि इस पर विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो द्वैतवादी परिकल्पना है, इससे भी लोगों को यही लगता है कि द्वैतवादी परिकल्पना से भी ग्रहों का निर्माण होता है और ग्रहों का निर्माण होने के बाद में ठीक जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक वैसे ही पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, क्योंकि पृथ्वी भी एक अपना ग्रह है। इसलिए हम इसको भी आज जानेंगे। डुअलिस्टिक मतलब हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आज की जो परिकल्पनाएं हैं हम देखेंगे यहाँ पर आपकी चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके बारे में। मैं आपसे बात कर रहा था कि डुअलिस्टिक परिकल्पनाएं क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डुअलिस्टिक परिकल्पना मतलब इसको हम कहते हैं द्वैतवादी हाइपोथेसिस। आप लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हिंदी या दोनों मतलब इंग्लिश दोनों में चाहें तो आप लिख सकते हैं। डुअलिस्टिक मतलब होता है डबल। डबल का मतलब होता है डबल, मतलब दो। किसी भी ग्रह का निर्माण दो पदार्थों से, दो पिंडों से, दो वस्तुओं से हुआ है, इसीलिए उसको हम डुअलिस्टिक प्रक्रिया या डुअलिस्टिक परिकल्पना हाइपोथेसिस मतलब कहते हैं। तो जो मतलब आपकी जो परिकल्पना है डुअलिस्टिक परिकल्पना, जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, इस विचारधारा के जो समर्थक हैं, इन विचारधाराओं के समर्थकों को, इस विचारधारा के समर्थकों का जो मानना है ना यहाँ पर, तो इनका जो मानना है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो ग्रहों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, कहीं न कहीं दो पदार्थों से, दो पिंडों से तथा दो प्रकार की वस्तुओं से हुआ है। ये लोग क्या कह रहे हैं, ग्रहों का निर्माण जो है, क्या बता रहे हैं ये लोग, दो पिंडों, पदार्थों अथवा तारों से हुआ है। मतलब चाहे उसमें पदार्थ की पिंड की, किसी पिंड की भूमिका रही हो, चाहे किसी पदार्थ की भूमिका रही हो, चाहे किसी किन्हीं दो तारों की उसमें भूमिका रही हो, से हुआ है। मतलब यह है, सीधा समझ में आता है, जब दो चीजों को मिला करके किसी वस्तु का निर्माण होता है तो डॉल बोल देते हैं, डुअलिस्टिक बोल देते हैं, दो चीजों का निर्माण हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा था इस परिकल्पना को
एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस जो परिकल्पना है दो चीजों से मिलकर के बन रहा है, यहाँ पर ग्रहों का निर्माण और आपका चाहे पिंड हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे तारों हो, कुल मिलाकर के कितने हैं आपके? दो हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस नाम देते हैं। इसलिए इसे बाई पैरेंटल क्या कहते हैं? बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी नाम देते हैं इसको। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी इसको नाम देते हैं। इसीलिए इसको बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। देखिए बात यह है कि जो बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो हैं। अगर यहाँ पर एक होता तो मैंने क्या कहा था? पैरेंटल कॉन्सेप्ट कहा था। यहाँ पर दो हैं तो इसलिए बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैं आपसे अब बात करूँ आप लोगों के साथ में जो चैम्बरलिन और मोल्टन का जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसके बारे में हम लोग बात करें। यहाँ पर मैंने बताया इनके समर्थकों का नाम क्या है। इनके समर्थकों का मानना है कि यहाँ पर कहीं न कहीं दो पदार्थों से मिलकर, दो पिंडों से मिलकर या आपका दो क्या तारों से मिलकर के किसी भी ग्रह का निर्माण हुआ है। इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं? इसको द्वैतवादी परिकल्पना कह देते हैं, डुअलिस्टिक परिकल्पना कहते हैं, बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर अब हम देखते हैं चैम्बरलिन तथा, यहां से लिखिए आप लोग, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि चैम्बरलिन और मोल्टन ने एक ग्रहाणु परिकल्पना दी। इस ग्रहाणु परिकल्पना से हम लोगों को कैसे उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले चैम्बरलिन और जो आपके मोल्टन हैं, इन दोनों लोगों ने क्या किया? वर्ष 1905 में इस परिकल्पना, ये जो परिकल्पना है आपकी, इस परिकल्पना को चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने वर्ष 1905 में दिया। कब? वर्ष 1905 में दिया। कहीं कहीं आपको 1900 ईस्वी भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, वर्ष 1905 में इन्होंने क्या किया था? इस ग्रहाणु जो परिकल्पना हुआ करती है उसका जो इसको इन्होंने दिया था। बात क्या होती है? जो आपके मोल्टन और ये होते हैं दोनों लोग, चैम्बरलिन, ये कहते हैं कि ये जो हमारा ग्रह है, ग्रहों का निर्माण जो है दो विशाल तारों के साथ में होता है। ग्रहों का निर्माण दो विशाल तारों से होता है, जिसमें एक तो सूर्य होता है और उसका एक सहायक तारा होता है। सहायक तारे के साथ साथ में सूर्य होता है और सूर्य के पास से, नजदीक से उसका सहायक तारा गुजरता है। उसके घर्षण से, उसके अन्य प्रभावों से कहीं न कहीं उसमें जोर दबाव होता है और गुरुत्वाकर्षण बल से उसमें प्रेशर पड़ता है।
तो क्या होता है, वो जो आने वाला जो तारा हुआ करता था उसके साथ में जो तारा चल रहा था, अभी मैं फिगराइज अप्रोच में बताऊंगा आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो फिगराइज अप्रोच ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इन्होंने कहा इस परिकल्पना अनुसार दो तारों अर्थात सूर्य और एक सहायक तारा, उसका एक सहायक उसका एक सहायक तारा क्या होता है, इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य और इसका एक सहायक तारा होता है। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, तारा से ग्रहों का निर्माण होता है। ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ये लोग बता रहे हैं दूसरे एक प्रोसेस के अनुसार। ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक सूर्य हुआ करता है, जो सूर्य है आपका, इसी के साथ में एक दूसरा सहायक तारा गुजरा। जब एक सहायक तारा सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था, जब नजदीक से जा रहा था, तो कहीं न कहीं सूर्य और उनमें दोनों में आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के द्वारा बहुत सारा उसका मलबा छोड़ करके असंख्य तारों का निर्माण, मतलब असंख्य पिंडों, आकाशीय पिंडों का निर्माण हो जाता है। और ये आकाशीय पिंड धीरे धीरे घनीभूत होकर, संघनित होकर कहीं न कहीं 8 ग्रहों का निर्माण हो जाता है। और जो दूसरा आपका तारा होता है वो कहीं न कहीं दूसरी जगह चला जाता है, काफी दूर चला जाता है सूर्य से। ये क्या कहते हैं, इस परिकल्पना के अनुसार, इनके अनुसार लिखिए, इन दोनों लोगों के अनुसार इनके अनुसार सूर्य तथा उसका सहायक तारा जब सूर्य के पास से गुजर रहा था, मतलब सूर्य के पास से गुजरा, जब सूर्य के पास से गुजर रहा था, तो क्या हुआ, तो इसके आकर्षण के द्वारा, तो सूर्य के आकर्षण बल के द्वारा सूर्य से लाखों की संख्या में छोटे छोटे कण जो है टूट करके बाहर बिखर जाते हैं। क्या हुआ, बल के द्वारा सूर्य से लाखों की संख्या में आपको दिख रहा है ना, अगर दिखे ना तो हम ऊपर का थोड़ा नीचे इधर उधर लिखते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में कण निकल जाते हैं या बाहर आ जाते हैं।
जो लाखों की संख्या में कण उसके आकर्षण शक्ति के द्वारा वहां पर छूट करके कहीं न कहीं आकर्षण बल लगा, उसके द्वारा टूट करके बाहर निकलकर आ जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, या कण निकल आते हैं। इन असंख्य कणों को ग्रहाणु कहते हैं। क्या कह दिया दोस्तों? ग्रहाणु बोल दिया इन लोगों ने। इसे कहा यही आपका जो है ग्रहाणु है। इसी को आप लोग देखिए, इसी से कहीं न कहीं आगे चल करके किसका निर्माण होगा? आपका हो जाएगा किसका? इसी से कहीं न कहीं आपका होगा। इस परिकल्पना को चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने वर्ष 1905 में दिया था दोस्तों। इस परिकल्पना के अनुसार दो तारों अर्थात एक सूर्य हो गया और उसका सहायक तारा हो गया। इस सहायक तारे से हुआ क्या? इन दोनों के अनुसार ही जब सूर्य अपनी जगह पर था तो उसके पास से सहायक तारा गुजर रहा था, और जब सहायक तारा गुजर रहा था तो उसके आकर्षण बल के द्वारा इसमें क्या होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है, और जिससे असंख्य मात्रा में इसके कण जो है निकलते हैं, सूर्य के कण निकलते हैं, और उनको असंख्य कणों को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? तो हम उनको कहते हैं आपका ग्रहाणु। इन्हीं ग्रहाणु के द्वारा आगे चल करके क्या होगा? धीरे धीरे और इनमें आकर्षण शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और इन्हीं के द्वारा ये सभी एक हो जाएंगे और आपके क्या बन जाएंगे? ग्रह बन जाएंगे। फिर होता क्या है? इन्होंने क्या बताया? कहा कि जो ये इनके पास से गुजरने वाला जो इसका सहायक तारा है, ये सहायक तारा क्या होगा? सहायक तारा जो सूर्य का सहायक तारा है, जब दूर चला गया, दूर चला गया तो होता क्या है? तो ये ग्रहाणु धीरे धीरे सूर्य का जो है चक्कर लगाने लगे, धीरे धीरे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। जब सूर्य का चक्कर लगाने लगे तो होता क्या है? ये जो ग्रहाणु हुई है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे। जब सूर्य का चक्कर लगाने लगे कि कोई भी वस्तु घूमने लगेगी, और ये जो सूर्य का चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगाने के बाद में जब ये आपस में घूम रहे थे तो इनमें वर्षा, शीतलन, अवतरण जो भी होना था सभी प्रक्रियाएं हुआ, संघनन सब कुछ हुआ। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ ये धीरे 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 आपस में संघनित होकर ग्रहों का निर्माण हो गया। संघनित होकर जो है ग्रहों का निर्माण हो गया, ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इन ग्रहों का जो है निर्माण हो गया। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि इनका फिगराइज अप्रोच क्या होगा। मैं बात करूं इनके फिगराइज अप्रोच की, तो आप चित्रांकन वाला देखेंगे, चित्र देखेंगे तो अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि फिगराइज अप्रोच जैसा, मान लिया, देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको तभी समझ में आ पाएगा आपका। यह है आपका सूर्य, दिस इज सन, ठीक है। होता क्या है, और यही सूर्य, इस सूर्य को यहां से हटाइए, मान लिया एक ये यहां पर एक सूर्य का सहयोगी सहायक ग्रह है, ये है सहायक तारा है, ग्रह नहीं, सहायक तारा है दोस्तों, ठीक है।
सूर्य है, तारा है, सहायक तारा ही होगा। ये यहाँ पर आपका है सूर्य। अब ये यहाँ पर आ रहा था, कैसे? ये नजदीकियों के द्वारा बढ़ता हुआ सूर्य की ओर आ रहा था। कहीं न कहीं जब इसके पास में आया, तो जब इसके पास में आया सहायक तारा, जैसे जैसे इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आया और यहाँ पर नजदीक जब आ जाता है, ये यहाँ पर आया सहायक तारा। ठीक, जब ये सहायक तारा आ गया, ये वाला, ये सहायक तारा यहाँ पर जैसे ही पहुंचा, थोड़ा इसको सही बनाना, ठीक है। जब ये सहायक तारा यहाँ पर पहुंचा, तो इसका जो मलबा है, इसका जो मलबा है आकर्षण शक्ति के द्वारा यहाँ से छिल जाता है, बहुत सारा मलबा यहाँ से निकल जाता है, और ये जो मलबा निकल के बाहर आता है, ये इधर इधर उधर घूमता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये आपके हैं ग्रहाणु। असंख्य बहुत ही मात्रा में ये क्या होते हैं, ये कण निकलते हैं, और इन्हीं कणों को हम क्या दे देते हैं, ग्रहाणु नाम। इसीलिए इस परिकल्पना का नाम क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, ये जब छोटे छोटे होते हैं, जब सूर्य होता है, सूर्य से यहाँ से निकल जाता है, जैसे ही ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़कर के जब यहाँ तक पहुंच जाता है, अपनी दो मतलब सहायक तारा यहाँ तक जब पहुंच जाता है, तो जब यहाँ पहुंच गया तो सूर्य से फिर से सूर्य वैसा का वैसा ही हो गया। और ये धीरे धीरे होते क्या हैं, ये जो आड़ू होते हैं, ये सूर्य का धीरे धीरे चक्कर लगाने लगते हैं। जब ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे, तो आपस में इनमें क्या होने लगा, कहीं न कहीं संघनन होने लगा। धीरे धीरे ये आपस में एक होने लगे, और धीरे धीरे जब असंख्य मात्रा में ये सब एक होने लगे, तो इनमें क्या बन गए, आपके 8 ग्रहों का इसमें निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जब 8 ग्रहों का निर्माण हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सभी सूर्य का आपस में चक्कर लगाने लगे। जब ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे, तो इनको हम लोगों ने क्या दे दिया नाम, इनको ही हम कहते हैं ग्रह। और इसी में से एक ग्रह का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, तो ये है आपकी ग्रहाणु परिकल्पना। आपको बिल्कुल सिंपल सी परिकल्पना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो ये तारा हो गया, एक तो ये तारा हो गया, ये दो तारों की परिकल्पना है। डुअलिस्टिक परिकल्पना इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं, डुअलिस्टिक परिकल्पना इसीलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक नंबर का ये तारा है, दूसरे नंबर का ये तारा है, दो तारे हैं, इसीलिए इसमें ये प्रक्रिया आपको संभव है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे करके, ठीक है। अगर समझ में कहीं भी नहीं आता है, जैसे ही ये जो आता है, ये सूर्य से सहायक तारा दूर हट गया, और फिर इनका क्या होता है, प्रोसेस इनका धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर लगाने लगता है। और जैसे ही चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपस में संगठित होकर के कहीं न कहीं आपस में मिलने लगते हैं, बंध जाते हैं, और इन्हीं को बंधने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपके ग्रह, और ग्रहों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो आपको ग्रहाणु जो परिकल्पना है, उसका फिगराइज अप्रोच कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और मैं आपसे कह रहा था कि ये कौन सी परिकल्पना थी, ये चैम्बरलेन और मोल्टन दो आपके भूगोल शास्त्री हैं, इनकी ये परिकल्पना है। इन दोनों लोगों ने ऐसा अनुमान किया है, ऐसा उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया है। आप लोगों को सही से दिख रहा है, ठीक है। मैं आपसे अब बात करने वाला हूं आपकी जेम्स जीन्स व जेफरी की जो ज्वारीय परिकल्पना है, उसके बारे में हम बात कर लें। यहाँ पर जेम्स नाम है, जेम्स जीन्स, वो वाली जीन्स नहीं है जो आप लोग पहनते हैं। जेम्स जीन्स ये व्यक्ति हैं, ये मतलब ज्योग्राफर हैं। जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। अभी तक सभी के अनुमान ही चल रहे हैं यहाँ पर, अभी तक किसी ने बिल्कुल सही बात नहीं बताई है, और सभी ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे ग्रहों का निर्माण जो है हुआ होगा। ये लोग भी अपना अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं।
हाइपोथेसिस इनकी भी है। ये कहते हैं कि ज्वारी जो ज्वार से युक्त होती है परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना ये लोग दे रहे हैं टाइडल वाली, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इनकी जेम्स जीन्स की और जेफरी की टाइडल हाइपोथेसिस है ये। तो इसको आप लोग इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जीन्स जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस। बात ये होती है जो आपके जेम्स जीन्स हुआ करते थे वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था? जेम्स जीन्स। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया, वर्ष 1919 में एक परिकल्पना दी थी। ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित देते हैं। जेम्स जीन्स ने वर्ष 1919 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया या इस परिकल्पना को दिया था। बात यह होती है इस परिकल्पना को देने का श्रेय सबसे पहली बार किसको जाता है? आपके जेम्स जीन्स को। जेम्स जीन्स ने इस परिकल्पना को दिया तो, लेकिन वर्ष 1929 में क्या होता है, जेफरीज आते हैं। इसी परिकल्पना को वर्ष 1929 में, इस जो परिकल्पना हुआ करती थी इसी परिकल्पना को इसमें संशोधन कर देते हैं और संशोधन करके अपनी परिकल्पना जो है प्रस्तुत करते हैं। क्या कि अपने संशोधन करके इस परिकल्पना को, अपनी खुद की परिकल्पना प्रस्तुत की थी किसने? जेफरीज ने। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो टाइडल हाइपोथेसिस है ये नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। इन्होंने क्या किया, वर्ष 1929 में आते हैं जेफरीज और इन्होंने क्या बताया कि जो परिकल्पना है इसमें संशोधन कर दिया। अब आते हैं जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स के अनुसार, अब हम इनका एक ही नाम रख लेते हैं जेम्स जीन्स। आपको पूरा नाम पता है तो हम जेम्स के अनुसार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? जेम्स के अनुसार। जेम्स क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं यहाँ पर जो तारे और सूर्य और तारे के द्वारा क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। अब जेम्स की बात सही है या नहीं है, इन्होंने भी एक हाइपोथेसिस अपनी अनुमान लगाया है। इन्होंने कहा ग्रहों का जो निर्माण है ना, ग्रहों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सूर्य एवं तारों के द्वारा हुआ है। सूर्य एवं तारे द्वारा हुआ है। इन्होंने भी एक नया कार्य कर दिया सूर्य एवं तारे को लाकर के। ये भी कह रहे हैं सूर्य एवं तारे के द्वारा इसका जो है निर्माण, किसका? ग्रहों का निर्माण ये करवा रहे हैं और हो रहा है। ये कहते क्या हैं इनके अनुसार? जेम्स के अनुसार, जेम्स कह रहे हैं कि जब सूर्य अपनी जगह पर था तो एक दूसरा तारा वहां से गुजरा। जैसे ही दूसरा तारा वहां से गुजरा, आपने टाइडल जो थ्योरी पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा, ज्वारी उद्भेदन होता है। ज्वारी उद्भेदन से सूर्य से एक तंतु का निर्माण होता है और वो तंतु बाहर निकल करके आता है। जब वह तंतु बाहर निकल के आया, फिलामेंट सा वो बाहर निकल के आया, तो उसमें वो सूर्य के साथ में कहीं न कहीं आपस में घूमने लगा। जब घूमने लगेगा तो फिर उसमें क्या होगा? संकुचन और उसका आयतन कम होगा। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा? बमबारी होगी, वो बढ़ेगा, फिर मतलब ग्रहों का निर्माण हो जाएगा। ये कहते हैं जेम्स जेफरीज। क्या कहा इन्होंने? जो हमारा सूर्य है, सूर्य के निकट, सूर्य के निकट एक तारे के आने से जेम्स
जीन्स कह रहे हैं सूर्य के निकट एक तारे के आने से सूर्य में क्या होता है दोस्त, सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन की प्रक्रिया हो जाती है, ज्वारीय उद्भेदन उत्पन्न हो जाता है। सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन आपका उत्पन्न हो जाता है। क्या हुआ, सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उत्पन्न हो जाता है। ज्वारीय उद्भेदन के कारण एक तंतु क्या होता है, इस तंतु का जो निर्माण हो जाता है, तंतु है ये, फिलामेंट इसको कहते हैं। इस फिलामेंट का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है। बात यह है कि जैसे इस तंतु का निर्माण हुआ किसमें, सूर्य में, तो इन्होंने बताया कि इस फिलामेंट के बाद में यही फिलामेंट आगे चल करके आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहां पे लिखूं दोस्तों, नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जीन्स ने क्या किया, वर्ष 1919 में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। जेफरीज आए, उन्होंने इस परिकल्पना को संशोधन रूप में संशोधित करके प्रस्तुत किया। जेम्स के अनुसार ग्रहों का निर्माण जो होता है सूर्य और एक तारे के द्वारा हुआ था। सूर्य के निकट जैसे ही तारे के आने से, जैसे ही तारा आता है और उसमें सूर्य में आपके क्या होता है, उद्भेदन के कारण एक तंतु का निर्माण होता है। और ये तंतु जो होता है आपका, यह तंतु जो होता है, जो फिलामेंट होता है आपका, यह तंतु बाद में जो है सूर्य का चक्कर लगाने लगा, सूर्य का चक्कर जो है लगाने लगता है, यह सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, चाहे चक्कर लगाए चाहे चारों ओर घूमे। ये क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जैसे ही ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है ये तंतु, तो होता क्या है, यह जो तंतु था आपका आगे चलकर यह ठंडा हो गया, ठंडा होकर कई टुकड़ों में क्या होता है, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, मतलब कई खंडों में टूट गया, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया आपका। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आगे चल करके कई टुकड़ों में विभाजित होकर के टूट जाता है तो अंततः क्या बनेगा, अंततः इसी से अंततः होता क्या है, इसी तंतु से क्या, इसी तंतु से या फिलामेंट से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हो जा रहा है आपका, माफ कीजिए, विभिन्न ग्रहों का निर्माण हो गया। निर्माण जो है हो गया। अब ये विभिन्न ग्रहों का निर्माण कैसे हो रहा है, इसी तंतु के द्वारा हो रहा है। और ये तंतु कहीं ना कहीं आगे चल करके आपस में जब टूटा तो इसी से ग्रहों का निर्माण हो गया। और इसी परिकल्पना का जो संशोधित रूप है, जो इसी का संशोधित रूप कौन देगा, आपके जेफरीज महोदय देंगे। जेफरीज ने प्रस्तुत किया, कब करेंगे, 1929 में, 1929 में, ठीक है। तो इन्होंने इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं इस परिकल्पना को आधार बना करके इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया और उसके बाद में इन्होंने अपनी परिकल्पना को जो है प्रस्तुत कर दिया। ये करते क्या है, बता क्या रहे थे, इनके अनुसार जो जेफरीज हैं उनके अनुसार क्या था,
इन्होंने क्या बताया, इसको यहीं पर लिख लें। जेफरीज के अनुसार या जेफरीज के मत के अनुसार जेफरीज ने कहा कि सूर्य तो था ही, सॉरी, सूर्य और उसके साथी तारा बताया इन्होंने। उन्होंने कहा था कि सहायक तारा था, यहां पर इन्होंने साथी तारा, साथी तारा दोनों के क्या कहा, इन्होंने सूर्य था और उसका एक आपस में दूसरा तारा था साथी तारा, उसके पास ही में सूर्य का जो मतलब साथी तारा था इसी के पास ही में था, दोनों की आपसी सहयोग से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, दोनों के आपसी सहयोग से क्या होता है, ग्रहों से मतलब सहयोग से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण हुआ। होता क्या है, ये बता रहे थे कि जो आपका साथी तारा था इसका, सूर्य का सहयोगी तारा हुआ करता था। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये मतलब इसमें कैसे सहयोग करता है, और दोनों ने क्या किया, हमने बताया इसका आगे चलकर ये ठंडा होता है, ठंडा होकर के मतलब ये तंतु आपका टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो इससे ग्रहों का निर्माण हो जाता है। इसी का जो संशोधित रूप है जेफरी प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं ये सब ठीक है, ज्वारीय उद्भेदन हुआ सब ठीक है, लेकिन ज्वारीय उद्भेदन होता कैसे है, ये क्या कहते हैं, ये जो आपका सहायक तारा हुआ करता था सूर्य तथा सहायक तारा दोनों अलग थे, क्या थे, दोनों अलग अलग थे, अलग अलग तो थे ही, तथा सहायक तारा सूर्य के पास आता है, क्या करते हैं, सहायक तारा सूर्य के पास में आता है और सूर्य के पास आकर उससे टकरा जाता है। क्या होता है, सहायक तारा सूर्य के पास में आता है और उससे क्या होता है, टकरा जाता है। ये जेफरीज कह रहे हैं, टकरा कर कई क्या होता है, कई पिंडों में विभाजित हो जाता है। क्या हुआ, कई पिंडों में विभाजित हो गया। जब ये कई पिंडों में विभाजित हो गया और ये आगे चल करके सूर्य का चक्कर लगाने लगेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे संगठित होकर के क्या बन जाएंगे, ग्रह बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बताई किसने, जेफरीज ने। उससे पहले क्या बता रहे थे, जेम्स जीन्स क्या बता रहे थे, उन्होंने कहा कि उसमें सूर्य में मतलब उद्भेदन हुआ, ज्वारीय उद्भेदन के कारण जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इन दोनों की जो प्रक्रिया हुआ करती है, इन दोनों का जो मत है, हम लोग फिगराइज अप्रोच में देख लेते हैं, उससे आपको तुरंत समझ में अभी आ जाएगा। इन्होंने बताया कि सूर्य के पास में एक साथी तारा हुआ करता था, उस साथी तारे ने सूर्य के साथ में टक्कर कर दी और जैसे एक्सीडेंट कर दिया, और जैसे इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे पिंड जो है वहां से निकल जाते हैं। आपको दिख रहा है ना सही से, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले जेफरीज की परिकल्पना की। तो जेफरीज ने कैसे बताया था, एक सूर्य था, उसका सहायक तारा हुआ करता था, और जो आपका जैसे कि ये सन हो गया आपका, ये है आपका सन, और ये है आपका सहायक तारा, ये है आपका साथी तारा या
ऐसे लिख लीजिए साथी तारा या सहायक तारा। ये है आपका सहायक तारा। तो इसको हम ST लिख लें और इसको हम लिख लें सन। ये तो हमारा सूर्य है ही। जैसे ही धीरे धीरे ये सूर्य के पास में आ रहा था, सूर्य के पास में आ रहा था, तो सूर्य में क्या होता है, ज्वारीय उद्भेदन हो जाता है। सूर्य का ये वाला जो भाग होता है ना, ऐसे हो जाता है, ऐसे। ज्वारीय उद्भेदन के कारण क्या होता है, ज्वारीय बल लगते हैं, ज्वारीय बलों से जो है आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब उत्पन्न होता है, और ये जो कहीं ना कहीं इसका जो आकार है ऐसा हो जाता है। और उन्होंने कहा सूर्य में क्या हो गया, ज्वारीय उद्भेदन। जैसे ये इसके पास आया, इसमें आकर्षण बल लगा, और इसमें क्या होता है, ज्वारीय उद्भेदन की जो प्रक्रिया होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ज्वारीय उद्भेदन इसमें उत्पन्न हो गया। जैसे इसमें ज्वारीय उद्भेदन उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ में होता क्या है, तो यहां पर क्या होता है, इस तरह से इसका ये जो भाग होता है, ये एक भाग टूट जाता है, और एक भाग का निर्माण, एक तंतु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये जो तंतु का निर्माण हो रहा है, ये तंतु सूर्य से टूट करके कहीं न कहीं धीरे धीरे ऐसे इसका जो है चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। जब सूर्य का चक्कर लगाने लगा ये तंतु, तो सूर्य का भाग जो अलग हो गया, वो क्या हुआ, सूर्य का चक्कर लगाने के बाद में ये तो अलग चला जाता है, और ये जो तंतु आगे चलकर होता है, इस तंतु में आगे चल करके क्या हुआ, शीतलन हुआ, संकुचन हुआ। शीतलन संकुचन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और शीतलन और संकुचन की प्रक्रिया के द्वारा ये तंतु होता है जो आपस में जो टूट जाता है, और टूट करके यहाँ पर कई सारे मतलब कई सारे पिंडों में विभाजित हो जाता है। और जब टूट जाता है, और ये तंतु आगे चल करके जब टूटता है, तो इसी से क्या होती है, ग्रहों की मतलब ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ये तंतु जब टूटता है, तो यहाँ पर आपके 8 ग्रह बन जाते हैं। क्या होता है, 8 ग्रहों का निर्माण यहाँ पर ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है आपके जेम्स की। तो ये है आपकी जेम्स की। मैं बात कर रहा था आपसे जेफरीज की कुछ प्रक्रिया है। इसमें एक तंतु का निर्माण हो रहा है, ये एक तंतु बन जाता है। एक तंतु के द्वारा ये जब टूट करके सूर्य से अलग हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इसकी परिक्रमा करेगा। आगे चल करके इसमें क्या होगा, शीतलन और संकुचन जैसी प्रक्रियाएं होगी, ऊपर नीचे होगा। फिर उसके बाद में ये आगे चल करके इसमें मतलब एक विस्फोट सा होगा, ये टूटेगा। जब टूट करके जब 8 ग्रहों का निर्माण होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आगे चल करके 8 आपके ग्रहों का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने कहा यही तंतु आगे चल करके टूटता है। टूटने के बाद में कई सारे अणुओं पिंडों के आकार में टूटता है, और टूटने के बाद में धीरे धीरे संघनित होकर के ये जो आकाशीय पिंड हुए थे, वही ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने बताया। ये आपको जेम्स जेफरीज की परिकल्पना समझ में आ गई। ये चित्र सही से आप लोग अगर चाहेंगे तो बना लेंगे फट से, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। और जो जेफरीज थे आपके, ये इनसे भी आगे चले गए। कौन, जो जेफरीज हुए, ये इनसे भी आगे चले गए। इन्होंने क्या बताया, जो जेम्स जेफरीज की परिकल्पना थी, इन्होंने कहा कि हमारा सूर्य हुआ करता था, ये सूर्य हुआ हमारा, ये सूर्य हुआ हमारा, इसी का एक साथी तारा हुआ करता था, ये हुआ आपका ST, जिसको साथी तारा हम दे देते हैं। ये हुआ आपका साथी तारा। आपको समझना है, ये क्या किया, जब साथी तारा चल रहा था, धीरे धीरे सूर्य के पास में आता है। जब इसके पास में आया, तो कहीं न कहीं ये इससे टकरा गया। क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया इसका इससे। जब सूर्य का साथी तारे से एक्सीडेंट हो गया, तो इसका बहुत सारा मलबा जो टूट करके अलग हुआ, इसका भी मलबा टूट करके अलग हुआ होगा ना, दोनों का मलबा टूटा होगा। अगर आपने किसी के बाइक ठोक दी, तो उसका भी तो नुकसान होगा ना, जिसकी ठोकी है और जिसने ठोकी, आपकी भी बाइक टूटेगी, दोनों की बाइक टूटेगी ना। तो इसकी भी बाइक टूट गई, इसकी भी बाइक टूट गई, दोनों की बाइक टूटी। तो दोनों की जब बाइक टूटी, इन दोनों की बाइक टूटने से क्या हुआ, ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है पिंड बन गए। ये पिंड बने, इसके भी बहुत सारे पिंड बने,
भाई सेम सेम है ना। इन दोनों की जो बाइक टूटी, इन दोनों के मलबे से हुआ क्या, इसका ये वाला भाग था, ये तो भैया बेहद मतलब ज्यादा से ज्यादा घायल हो गया, ये टूट गया और ये टूट करके बिखर गया। क्या हुआ, ये टूट टूट करके एक तरह से समझ लो मर गया। और जब ये मरा तो इसमें बहुत सारे जो है क्या बन गए, बहुत सारे कड़ों में फैल गया, टुकड़ों में बिखर गया। जब बहुत सारे टुकड़ों में टूट करके ये बिखर गया, तो बिखर करके धीरे धीरे इसके सूर्य की ओर ये चक्कर लगाने लगा। और जैसे ही ये चक्कर लगाने लगा और इनमें संघनन की प्रक्रिया हुई और ये आपस में घनीभूत हुए और घनीभूत होकर के ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए, आपके ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। कहीं दो मिल करके, कहीं तीन चार, ऐसे करके ऐसे कर करके इनका निर्माण हो गया, ग्रहों का निर्माण। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यही परिकल्पना है जेफरीज की। जेम्स की परिकल्पना मैंने आपको बता दी है। जब ये इससे टकराया तो इसकी मृत्यु हो गई, इसका एक्सीडेंट, महा एक्सीडेंट हो गया। और ये इसका तो मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, ये तो महा एक्सीडेंट करके टूट गया, फाट गया, मर गया। और मरने के बाद में इसके कई सारे कण बन गए और इन्हीं कणों के द्वारा इसके कई सारे टुकड़े हुए और यही टुकड़े आगे चल करके सूर्य का चक्कर लगाने लगे, सूर्य को देवता मानने लगे। जब सूर्य को देवता मानने लगे तो इसी का आगे क्या हुआ, इसी से आगे ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये टकराया, टकरा करके भस्म हुआ, भस्म होकर के बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद में सीधा सीधा चक्कर लगाने लगा, घूमने के साथ में चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के साथ में क्या हुआ, ग्रहों का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, ये जेफरीज की परिकल्पना है। और वो वाली किसकी थी, जेम्स जीन्स की। जीन्स तो पहनते हो लेकिन जेम्स उनका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई परिकल्पना। अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया है कि दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई और एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति ऐसा था जो बिल्कुल खत्म हो गया, चूर चार हो गया, चकनाचूर हो गया। और जैसे ही ये चकनाचूर हुआ तो ये हमारा सूर्य सेफ बचा हुआ था और ये आकर के इसमें जब बाइक को ठोक दिया, मतलब ठोका गया, तो फिर उसके बाद में इसके कई सारे टुकड़े बने और ये टुकड़े क्या क्या हुए, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। बस यही बन गए आपके क्या, ग्रह। ये है साथी तारा। ठीक है, जैसे ही टकराया वैसे इसका काम हो गया। ये परिकल्पना आपको सही से समझ में आ गई है या नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जैसे ही आप लोग रिव्यू देंगे वैसे ही हम आपको ऐसे ही चित्रों से समझा करके, देखो इनमें है कुछ नहीं फिगर्स में, उसमें लिखा हुआ है तो उसको आप लिखने के लिए लिख लीजिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, समझने में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिगराइज अप्रोच आपको समझ में आती है तो आप लोग यस कमेंट में लिखेंगे और आगे चल करके हम अन्य परिकल्पनाओं पर को आधार मान करके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास को देखते रहिए। अगर आज आपको मतलब टाइम मिलता है तो आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, शायद आज पॉलिटी की क्लास ना हो पाए। थैंक यू।